नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। जल संचयन की सभी योजनाएं एक मंच पर लाएगी सरकार। गांव में व्यापक पैमाने पर लगाए जाएंगे बायोगैस प्लांट। जनेश्वर मिश्र योजना के तहत अब ग्रामीण खुद कर सकेंगे गांव का चुनाव। और कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव में किया गया किसान मेले का आयोजन। अब कृषि समाचार विस्तार से। देश में जल संरक्षण और जल प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए इनसे जुड़ी सभी योजनाओं को एक मंच पर लाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने जल क्रांति अभियान शुरू किया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए सिंचाई विभाग की ओर से राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। निचले स्तर पर भी ऐसे ही समितियों का गठन किया जाना है। जल क्रांति योजना के तहत लोगों को वर्षा जल के संरक्षण के लिए उत्साहित किया जाएगा, ताकि कम मानसून के कारण लोगों को सूखे की स्थिति का सामना न करना पड़े। बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग ग्रामीणों की आर्थिक मदद करेगा। पंचायती राज निदेशक ने बताया कि यूनिसेफ और बायो एनर्जी मिशन के तहत गांव में ज्यादा से ज्यादा बायोगैस प्लांट लगवाए जाएंगे, ताकि बिजली और एलपीजी की बचत के साथ ही खाद बनाई जा सके। पंचायती राज निदेशक ने यह बात माल ब्लॉक के गौरिया मऊ ग्राम पंचायत में बायोगैस यूनिट के उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछले की तुलना में यूनिसेफ और बायो एनर्जी मिशन के तहत लगवाई जा रही यूनिट काफी सफल है। इनके द्वारा बनवाई जा रही यूनिट बगैर किसी दिक्कत के 20 से 25 साल चल सकती है, इसलिए इस मॉडल को काफी पसंद किया जा रहा है। पिछड़ी ग्राम पंचायतों में विकास के लिए जनेश्वर मिश्र योजना में गांव को शामिल करने की मांग अब ग्रामीण भी कर सकेंगे। इससे पहले क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों पर ही योजना में गांव शामिल किए जाते थे, लेकिन शासन ने अब इस योजना के आवेदन के लिए ग्रामीणों को भी वरीयता देने का फैसला किया है। यही नहीं, विकास कार्यों के सत्यापन के लिए अलग अलग विभागों की टीमें भी बना ली गई हैं। इससे निर्माण कार्यों में किसी तरह की धांधली नहीं होगी। दिनांक 4 नवंबर को उन्नाव के धौरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक कृषि के बारे में विशेष जानकारी दी तथा कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया। मेले में कृषि उपकरणों के साथ साथ विभिन्न किस्म के बीजों के भी स्टॉल लगाए गए। और किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के कुछ औसत मंडी भावों पर। धान लखनऊ की मंडी में 1580 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1440 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1505 रुपए, हरदोई की मंडी में 1495 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2035 रुपए, सीतापुर में 2100 रुपए, रायबरेली में 2015 रुपए, हरदोई में 2170 रुपए और फैजाबाद में 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1680 रुपए, सीतापुर में 1575 रुपए, रायबरेली में 1560 रुपए, हरदोई में 1570 रुपए और फैजाबाद में 1585 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 6410 रुपए, सीतापुर में 6325 रुपए, हरदोई में 6240 रुपए और फैजाबाद में 6280 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 3125 रुपए, सीतापुर में 3000 रुपए, रायबरेली में 3010 रुपए, हरदोई में 3070 रुपए और फैजाबाद में 3140 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 735 रुपए, सीतापुर में 790 रुपए, रायबरेली में 695 रुपए, हरदोई में 745 रुपए और फैजाबाद में 705 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 1635 रुपए, सीतापुर में 1605 रुपए, रायबरेली में 1580 रुपए, हरदोई में 1575 रुपए और फैजाबाद में 1595 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 3715 रुपए, सीतापुर में 3860 रुपए, रायबरेली में 3840 रुपए, हरदोई में 3705 रुपए और फैजाबाद में 3800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 915 रुपए, रायबरेली में 795 रुपए
और फैजाबाद में 910 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होता है और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान तुरंत फोन के द्वारा अपने विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, हमारा आज का विषय है कि इस माह कृषि में होने वाले सामयिक कार्यों के बारे में। इस विषय संबंधित कोई जिज्ञासा है, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा उठाइए कागज और कलम, लिखिए हमारा फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 0522-228-8698। हमारा अगला नंबर है 0522-220-5756। हमारा टोल फ्री नंबर जिस पे आप निःशुल्क बात कर सकते हैं 1800-180-5233। तो किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजवीर सिंह राठौर। आप हैं वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ लखनऊ से।
तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और हम बात करने जा रहे हैं कि वर्तमान जो महीना चल रहा है, इस महीने में कृषि में जो महत्वपूर्ण काम है उनमें क्या क्या कार्य होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा प्रारंभ करना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण फसल है, हम खरीफ की जो धान की फसल कही जाती है, वो किसान भाई कटाई कर रहे हैं अधिकतर। तो हम उससे प्रारंभ करेंगे कि कटाई में क्या सावधानी रखें और कटाई के बाद क्या करें, उसके बाद फिर आगे चर्चा करें। देखिए, ये कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है। महत्वपूर्ण इसीलिए होता है कि जो हमारी खरीफ की फसलें हैं वो कटाई हो रही है, और जैसा कि आपने कहा धान महत्वपूर्ण फसल है प्रदेश की। और इसी के साथ साथ जो रबी की फसलें हैं उनकी कुछ की बुआई प्रारंभ हो चुकी है, बुआई हो चुकी है, और कुछ की अभी होनी है। तो जैसा कि आपने धान के लिए कहा, धान में विशेष रूप से ये ध्यान देने की बात है कि जो करीब 90% जो दाने हैं वो सुनहरे रंग के हो जाएं। तो ये माने कि अब फसल हमारी जो दाना है वो पक गया है। और वैसे भी जो अमूमन किसान भाई होते हैं कि एक दाना को तोड़ा और दांत के नीचे दबाया, अगर वो कट बोल गया तो वो कहते हैं कि अच्छा भाई अब हमारी फसल कटने योग्य है, कटने होगी। तो ये एक विशेष आम सी बात है, लेकिन उसको ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखना इसीलिए जरूरी है कि अगर बीच में डॉक्टर साहब आपको रोकूंगा, कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि कुछ हरा है, कुछ पक गया है, उसमें कुछ पौधे हरे हैं, तो वो कंबाइन मशीन से पूरा काट दिया तो उसमें हरा और सूखा का मिश्रण हो जाता है। तो वो स्थिति बनती है नहीं, तो वो इसीलिए देखिए अब ज्यादातर कटाई कंबाइन मशीन से होने लगी है। ज्यादातर किसान भाई जो है कंबाइन मशीन का उपयोग करने लगे। लेकिन ये एक थोड़ा सा अगर किसान भाई ये भी जानते हैं कि हमारी फसल जो है कि जैसे हम कह रहे हैं कि लगभग 90% पूरी अगर पकने का, पूरे के दाने हमारे सुनहरे कलर के हो जाएं तभी काटें, तो ये होगा कि कुछ ज्यादा ओवर मैच्योर हो जाएंगे तो वो गिरने भी लगते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि करीब करीब जब 90% दाने अगर सुनहरे रंग के हो जा रहे हैं धान के, तो वो कटाई का सही समय है और उस समय पे हम कटाई कर लें। एक तो ये आगे डॉक्टर साहब बात करेंगे। चंदौली से पंकज जी किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, हेलो जी पंकज जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मोती का धान लगा हुआ है और वो पक चुका है, तो ऊपर वाला तो बाल पूरी पक गई है लेकिन नीचे का कुछ दाना कच्चा पड़ा है। जी जी जी, तो हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। उसी पे चर्चा कर रहे थे कि पीछे के दाने थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि लगभग 90% दाने अगर सुनहरे रंग के हो गए हैं तो कटाई का सही समय है। नीचे के जो कल्ले कुछ निकलते हैं जो नहीं तैयार हो पाते हैं और उसमें सही दाने भी नहीं पड़े होते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा उनको देखना होगा खेत का चक्कर लगा करके कि हाँ भाई अब हमारी फसल के करीब करीब 90% दाने हमारे सुनहरे रंग के दिख रहे हैं और फसल हमारी तैयार हो गई है, और तब कटाई कर लेना चाहिए। खेत देखने से काफी कुछ अंदाजा लग बिल्कुल अंदाज हो जाता है सही किसान। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने कहा कि धान कटाई के बाद हम कई क्षेत्रों में देखने आता है, आजकल जो कंबाइन का भी दौर चल गया है कि किसान भाई रबी की फसल की तैयारी के चक्कर में जल्दी जल्दी कि इसको जो डंठल खड़े हैं इनमें आग लगा दो, जला दो, और धान के अवशेष जो होते हैं। अब से देखिए उनका सदुपयोग करना चाहिए। अगर उनको हम खेत की मिट्टी में ही चढ़ा दें तो वो हमारे लिए पोषक तत्वों, जो रबी की फसल है उसमें पोषक तत्वों का काम करते हैं। तो उनको एक तो ये मेरा कि अगर आप लगाएंगे तो उसमें जो लाभदायक जो कहें सूक्ष्म जीवाणु हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, और दूसरा जो हमारा पर्यावरण है वो भी दूषित होगा। तीसरा जो लाभ हम उठा सकते हैं उसका जैविक ऑर्गेनिक तत्व के रूप में, वो हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि एक तो आजकल रोटावेटर काफी सरकार भी काफी वो कर रही है, प्रमोट कर रही है, और किसान भाइयों के पास में काफी किसान भाइयों ने रोटावेटर लिए भी है, और सरकार भी कोशिश कर रही है कि उनको प्रमोट किया जाए और उसको सहायता भी प्रदान कर रही है। तो उनका अधिक से अधिक प्रयोग करें। उससे ये होता है कि जो धान के डंठल होते हैं वो पूरे कट जाते हैं, छोटे छोटे जो है, और जो कि जल्दी सड़ जाते हैं। तो आपने दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई, 90% दाने पक जाएं तब कटाई करें, और कटाई के बाद खेत में अवशेष ना जलाएं, बल्कि उनकी जुताई कर दें, रोटावेटर से जुताई कर दें। एक चीज और है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी से पैदा हो जाते हैं और फसलों को लग जाते हैं। देखिए ये समय है कि उस मिट्टी में ऐसा क्या करें कि रोग ना लगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सब बेहतर तो ये कहेंगे हम कि जो ट्राइकोडर्मा आता है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा, हाँ, इसका जो है करीब 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा को लेकर के पहले करीब 60-70 किलोमीटर वो 60-70 किलो जो गोबर की खाद है, सड़ी हुई गोबर की खाद है, उसमें मिला लें और पानी छिड़क करके
रख दें और अंतिम तैयारी के पहले जुताई, जो अंतिम जुताई करते हैं उसके पहले खेत में पूरे में उसको मिला दें। तो जितने भी भूमि जनित रोग हैं उनसे जो है किसान भाइयों को छुटकारा मिल जाएगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, चूँकि बुवाई के समय है कि इस बार मौसम ने बरसात में हमारा साथ नहीं दिया और उत्तर प्रदेश में काफ़ी बरसात कम भी बहुत कम हुई। तो नमी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है कि पर्याप्त नमी पर बुवाई हो जाए। अब पर्याप्त नमी, बरसात जिन क्षेत्रों में सिंचाई के संसाधन हैं उन वहाँ तो कोई ज़्यादा किसान भाइयों को परेशानी नहीं है, लेकिन बहुत सारी फसलें ऐसी भी हैं जो दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, जो ऐसे क्षेत्रों में बोई जाती हैं कि जहाँ पे सिंचाई के संसाधन नहीं होते। तो ऐसे क्षेत्रों में ये हम सुझाव देना चाहेंगे कि बुवाई को चाहे तो अपनी देसी उससे कर रहे हैं, नाई द्वारा कर रहे हैं, नीचे जो पर्याप्त नमी है उसी में बुवाई करें, जिससे ये एक नमी मिल करके और जो अंकुरण है वो सही अंकुरण होगा। कोई यंत्र भी आता है कि नीचे दाना इसके लिए? जैसे गेहूं की अगर हम बात करें, गेहूं का अब जो है बुआई का समय आ रहा है, तो फर्टिसीड ड्रिल आता है जिसमें फर्टिलाइजर और बीज एक साथ बो दिया जाता है और पर्याप्त जहाँ पे बीज पड़ना चाहिए वो उसी गहराई पे जाके पड़ता है। तो जो अंकुरण है 100% अंकुरण का एक अस्वस्थता हो जाती है। दूसरा, कई क्षेत्रों में ऐसे भी हैं कि अगर जहाँ पे धान की कटाई में थोड़ा विलंब हो रहा है तो वहाँ पे एक 0 फर्टिसीड ड्रिल भी आती है। तो उससे ये होता है कि जैसे धान की कटाई में आपको जो है विलंब हो गया किसी कारण से, और फिर खेत तैयार पलेवा करें और उसके बाद जो है आप जुताई तैयार करके बुवाई करें। डॉक्टर साहब आगे बात करेंगे। किसान भाई हैं, संजय जी हैं कुशीनगर से फोन लाइन पर हमारे साथ। हेलो जी। हेलो। हाँ संजय जी नमस्कार, बताइए क्या समस्या आपकी? हाँ सर, धान के अवशेष की अभी बात हो रही थी ना कि खेत में जलाया न जाए। जी जी जी। और उसको मतलब उसमें अवशेष को उपयोग में लाया जाए। जी जी। तो सर ये इतना जटिल समस्या है कि अगर हम उसको एक जुताई करते हैं काफी लागत आती है, या अवशेष को बिना जलाए खारिज करते हैं तो बहुत ज्यादा दिन लगता है, वर्कर लगाने पड़ेंगे हम, बहुत लागत आती है। चलिए सबसे सुगम और सरल व्यवस्था सर यही है कि केवल जलाया जाए। देखिए ये मैं आपको आपसे अनुरोध, गवर्नमेंट लगा दे रही है सर ये तो धुआं जो है हम तो इको मतलब उसका डंठल जला रहे हैं, और उसमें जो है फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं है या वो जहरीले धुएं हैं उसको तो लोग नहीं रोक पा रहे हैं। नहीं सुनिए और इसमें सर बहुत ज्यादा संजय जी, डॉक्टर साहब उस आपके प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी उत्तर ले लीजिए। संजय जी देखिए सुनिए भाई, आपने ये कह दिया कि फैक्ट्री से निकल रहा है उसको नहीं रोक पा रहे हैं, और इसीलिए जो है अगर हमारा पड़ोसी कोई गलत काम कर रहा है तो ये कहें कि साहब वो तो आप पुलिस नहीं पकड़ पा रही इसलिए हम भी करने लगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और देखिए ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि इससे किसी दूसरे का भला होने जा रहा है, इससे आप ही का भला होगा। अगर आप उसको जलाएंगे नहीं, खेत में मिला देंगे, तो आपकी जो उर्वरक खरीदने में पैसा लगाते हैं वो पैसे की बचत होगी। तो किसी दूसरे की बचत नहीं करने जा रहे हैं, किसी दूसरे को फायदा नहीं पहुंचाने जा रहे हैं, आप ही को फायदा होगा। दूसरा एक हम इनको जो है इनकी समस्या एक और हमें समझ में आई कि उसके सड़ने में भी थोड़ा समय लगता है, और इसीलिए मैंने कहा था कि ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं रोग जनित, उसके लिए जो भूमि जनित हैं। अगर ये 20 किलो यूरिया को छिड़क दें प्रति हेक्टेयर की दर से और उसको जुताई करके मिला दें, तो जो इनके जो डंठल की सड़ने की, क्योंकि ये जलाते भी लोग इसीलिए ही हैं कि ज्यादा डंठल हैं, वो ज्यादा दिन में सड़ने में समय ज्यादा लगता है, तो अगली फसल बोने में समय ज्यादा लग जाता है। तो अगर यूरिया छिड़क दें और वो यूरिया कहीं नहीं जा रही, उसको सड़ाने में सहायता देगी और इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक किसान भाई और हैं, हरकेश यादव जी फोन लाइन पर हमारे साथ में। हेलो। हाँ सर प्रणाम। हाँ प्रणाम हरकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गाजीपुर से बोल रहा हूँ सर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर बस और कुशल से है ना सर? सब बढ़िया चल रहा है, बताएं। अच्छा इधर भी सब ठीक है सर। थोड़ा हम क्या है केले की खेती की है सर। बहुत अच्छी बात है। और उस केले की खेती में सर ये है कि उसमें कीटाणु जो लग गए हैं वो परेशान कर रहे हैं सर।
तो मैं यही सोच रहा था उससे निजात पाने के लिए कोई एक उपाय बता दीजिए। देखिए जो है इसका बेहतर मैं इनको ये कहूँगा कि इनके पास में बहुत जो BHU विश्वविद्यालय है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के भी इनके जनपदीय स्तरीय, जिला उद्यान क्योंकि देखो ये बहुत कॉमर्शियल फसल है इनकी, कोई भी उसको दिखा लें कि बाकी कौन सा जो है उसमें वो लगा है। ऐसे हम दवाई कुछ कह भी दें, सुरक्षित दवाई की बात करते हैं कि भाई मेलेथान सुरक्षित दवाई है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन चूंकि इनकी फसल जो है कमर्शियल क्रॉप है, इसलिए हम तो ये कहेंगे कि BHU इनके पास में है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको दिखा करके लेकर जाए उनके पास, तब जा करके करें, उनको दिखाएं जाके केला। और इन्होंने ये कॉमर्शियल की बात की, देखो बढ़िया बात की। अब खेती अकेली जो है साथ नहीं दे पा रही, छोटी छोटी जोतते हैं। जी, जी, जी। तो किसान भाइयों को ये भी करना चाहिए कि जैसे मशरूम है और आपका मधुमक्खी पालन है, जो ऐसे व्यवसाय हैं इनको भी जो है अपनाना चाहिए, जिससे ये होता है कि हमारे आमदनी का दूसरा जरिया भी होता है और हमें मिलता है। तो ये भी जो है थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने केले की बात की इसीलिए मैंने। डॉक्टर साहब कुछ लोग कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से कैसे प्रोत्साहित करें किसानों को कि खेती के साथ साथ ये जो लाभकारी आप बता रहे हैं ये सब करने लगे, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये देखिए करने की कोई बात नहीं है, ये लोगों को अब जानकारी भी आ रही, किसान भाई इसको अपना भी रहे, लेकिन इस बारे में बात करेंगे। एक किसान भाई हैं बाराबंकी से हमारे साथ हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी फोन लाइन पर। हेलो। हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ भाई नंद स्वरूप जी बताइए। जी 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 मिश्रा जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ, हमारे धान की तो कटाई हो गई है और हमारे पास बिजली के ट्यूबवेल, हम 5 पानी गेहूं के दे सकते, तो ऐसी कौन सी प्रजाति का हम गेहूं, जिससे क्योंकि हमारी बलुई दोमट मिट्टी है, जिससे मतलब सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है इनके पास? देखो DVD 16 है, DVD 14 है, PBW 502 है और एक जो है इसके कानपुर विश्वविद्यालय की 0307 प्रजाति है। बहुत सारी गेहूं की प्रजातियां हैं, इनकी बुआई कर सकते हैं और सभी अच्छी उत्पादन देने वाली। 343 PBW 343 पहले काफी हमारे क्षेत्र में रही भी, लेकिन कुछ समस्याएं आने लगी हैं, तो अब उनके बजाय जो हम ये प्रजातियां बता रहे हैं इनका उपयोग करें नंद स्वरूप जी आप, तो आपकी उत्पादकता भी अच्छी होगी और रोग लगने की भी संभावनाएं कम होंगी। तो डॉक्टर साहब आप जो अन्य व्यवसाय बता रहे थे किसानों के लिए, थोड़ा संक्षेप में उनके बारे में जानना एक तो जो है जो हम एक जो बात आई इसीलिए कह रहे थे, अब मछली पालन के लिए तालाब की अगर हम बात करते हैं तो इस समय पे बरसात खत्म हुई है, उसमें जो आपका जलकुंभी होती है बहुत आ जाती है, जिसके कारण जो हमारी मछलियों की पैदावार होती है वो प्रभावित होती है, तो उसको निकाल दें। तो जो छोटी छोटी बातें रहती हैं उनको अपनाना चाहिए। तिलहनी फसलों की अगर हम जैसे बात करें, अगर खेती पे फिर से आए तो सब किसान भाई बोते हैं, चाहे सरसों की बात करें या अलसी की बात करें। तिलहनी फसलों में समय भी चल रहा है बुआई का। हाँ, बुआई का समय भी चल रहा है। तिलहनी फसलों में सल्फर तत्व की बहुत आवश्यकता होती है, तो इसीलिए अगर सल्फर तत्व की देने की बात आती है तो या तो सिंगल सुपर फास्फेट से पूर्ति की जा सकती है उसकी, अगर सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक नहीं मिल पा रहा है तो जिप्सम 200 किलो जिप्सम 2 क्विंटल जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर देते हैं बुआई के समय, तो सल्फर तत्व की पूर्ति उसकी हो जाती है। उससे तेल की मात्रा जो है फसल में ज्यादा बेहतर होगी और फसल बढ़िया होगी। डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा आपने कहा, सल्फर का प्रयोग करें, सल्फर की आवश्यकता होती। एक बहुत महत्वपूर्ण बात छूट रही है हमारी, चना मटर मसूर ये दलहनी फसलें ऐसी हैं जिनकी बुआई होनी, और आपने कहा कि बरसात कमी हुई है, नमी की कमी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए अब वैसे किसान डॉक्टर साहब आगे बात करेंगे। किसान भाई जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में। हेलो 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 जी, नाम बताएं अपना। हेलो 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 आपकी आवाज आ रही है मुझ तक, बताएं। अजय कुमार सिंह। जी अजय जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, अजय कुमार सिंह कुशीनगर से बोल रहा हूँ। जी 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 हमने गेंदे के पौधे लगाए हैं, उसकी लंबाई करीब 2.5 फीट के करीब हो गई है। गेंदा फूल लगाया आपने? और उसके पत्ते जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं। पत्ते सिकुड़ रहे हैं? जी जी। कई बार ये होता है कि जो वायरस की समस्या आ जाती है उसमें, तो हम तो इनको जो है चूंकि फूल वाली वो है जनपद स्तर पे ये
जैसे उनकी बात कर रहे थे केले की, क्योंकि ये फसलें अगर आपने कोई भी रसायन ऐसा उपयोग गलती से जो है कर दिया, क्योंकि जब तक बगैर देखे तो नुकसान हो जाएगा और फिर ये कहेंगे कि साहब ये तो बड़ा मेरा नुकसान हो गया। फूल की फसल कर रहे हैं, कहीं भी वहाँ उद्यान विभाग के उसके अधिकारियों को ले जाकर के अगर वो अपना सैंपल दिखा देंगे, वो सही देख करके बताएंगे, वो इनके लिए ज्यादा लाभकारी होगा बजाय इसके के, क्योंकि हम यहाँ उनका सैंपल भी नहीं देख पा रहे हैं और कोई चीज जो है ऐसी बताएं मतलब तो जो वो दवा बताएं उसका प्रयोग करें। हाँ, वो ज्यादा डॉक्टर साहब संक्षिप्त में जानेंगे, जो दलहनी फसलों की नमी की कमी है, बरसात कम हुई है और फसलों को पैदा होना बहुत जरूरी है, इसलिए उसमें क्या करें हमारे किसान? देखिए, दलहनों की मारा मारी हम सभी लोग देख रहे हैं, 180 रुपए किलो की दाल तो हम कह रहे हैं इसके बारे में। देखो, दलहनी फसलों के लिए बाकी तो किसान भाई बोते ही हैं, अच्छा बीज बोएं, और इसमें जो राइजोबियम कल्चर का और फास्फेट सॉल्वलाइजर का जो स्फुर तत्व को उपलब्धता बढ़ाते हैं, इन कल्चर का उपयोग जरूर करना चाहिए। और अगर बीज शोधित है तो उसको जो है इनसे उपचारित करें, और अगर उपचारित नहीं है, मान लीजिए शोधित नहीं है, तो पहले शोधन करें और उसके बाद राइजोबियम कल्चर और फास्फेट सॉल्वलाइजर कल्चर से उपचारित करने के बाद ही भी, तो उससे एक तो ये होता है कि जो नत्रजन तत्व की कमी रहती है वो पूर्ति हो जाती है, क्योंकि गांठों का विकास सही होता है, और दलहनी जितनी भी फसलें हैं उनमें नीचे गांठें बनती हैं, राइजोबियम बनते हैं, और वो जो हमारे पर्यावरण की नत्रजन होती है उसको उसमें स्तर कराते हैं और रोग की प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा होती है। और डॉक्टर साहब, बात तो इस विषय पे बहुत लंबी की जा सकती है, लेकिन हमारी घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। आप हमारे कार्यक्रम में आए, किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, आपने देखा कि आपको कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस महीने करनी है। सबसे पहले धान की कटाई के बाद डंठलों को जलाना नहीं है, बल्कि उनकी जुताई करना है, जिससे आपकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। दूसरी बात जो अभी डॉक्टर साहब बताया कि दलहनी फसलों की बुआई अवश्य करनी है, नमी कमी है, तो इसलिए राइजोबियम कल्चर, मृदा उपचार, ये सब करना जिससे फसल का उत्पादन अच्छा हो। तो हमें उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम द्वारा जो आपको जानकारी मिली है उसे अपनाकर आप लाभ उठाएंगे। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।